नमस्कार दोस्तों, कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री को हम कहानियों के माध्यम से पूरा इतिहास पढ़ लेंगे और गारंटी के साथ कर रहा हूं मैं इस हिस्ट्री को आपकी रग रग के अंदर बसा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जुड़े रहना कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइबर नहीं किया है वो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जो है दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो इतिहास किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास जो है प्राचीन के अंदर या अतीत के अंदर जो घटनाएं घटित चुकी है उनका एक श्रृंखलाबद्ध जो है अध्ययन किया करना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास जो है संपूर्ण मानव जीवन को एक सही दिशा की ओर लेके जाता है। इतिहास के बारे में अगर और बात करते हैं हम तो इतिहास जो है इसका जनक किसे माना जाता है विश्व के अंदर? तो इतिहास का जो जनक है या पिता कह दो आप, विश्व के अंदर जो माना जाता है वो है हेरोडोटस। कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। ठीक है, फिर हम अगर राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करते हैं तो राजस्थान के जो इतिहास के जनक है वो है कर्नल जेम्स टोड। कौन है मित्रों? कर्नल जेम्स टोड। तो राजस्थान के इतिहास का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। विश्व के अंदर जो इतिहास का जनक या पिता है वो किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास जो है इसको आप अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों के अंदर देखने को मिलता है। इस इतिहास को 3 भागों के अंदर जिसने डिवाइड किया है या जिसने इसका विभाजन किया है उस इतिहासकार का नाम है मिल। कौन है दोस्तों? मिल। तो इतिहास को जो है 3 भागों के अंदर जो बांटने का कार्य कर रहा है वो है मिल। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर। पहला जो भाग है इसका दोस्तों वो है प्राचीन। सेकंड भाग जो है इसका दोस्तों वो है मध्यकालीन और इसका जो थर्ड भाग है वो है आधुनिक। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इतिहास के भागों की। तो इतिहास के जो 3 भाग है उसको बांटने का कार्य जो किया है वो किया है इतिहासकार मिल ने। अंग्रेज इतिहासकार था मिल जिसने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। इसका जो कारण क्या रहा होगा दोस्तों? वो कारण यह है कि जब अंग्रेज यहाँ अपने भारत के अंदर आते हैं और उन्होंने अपने जब यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया उस समय हमने उनका विरोध करना स्टार्ट किया। तो अंग्रेजों ने अपने से वापस क्वेश्चन किया कि आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? तब हमने कहा कि आप जो है यवन हो, मलेच्छ हो, बाहर से आए हो, आपकी जो संस्कृति वो हमारी संस्कृति के साथ मेल मिलाप नहीं करती है, इसलिए आप यहां से वापस जाओ। तब जो अंग्रेज इतिहासकार है मिल वो कहता है, ये उनकी एक रणनीति थी और उन्होंने कहा कि जो आपकी एंसेंट हिस्ट्री है वो जो एंसेंट हिस्ट्री है अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर जो ऋग्वेद है उनकी रचना आर्यों ने की और आर्य भी तुम्हारे यहाँ के नहीं थे, वो भी बाहर से आए थे। आप किस आधार पर कह देते हो कि आपके यहाँ पे जो वंश चल रहे थे वो आपके थे? मिडेवल के अंदर या मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो उसके अंदर जो बात करते हैं कि आपके जो शासक थे वो मुस्लिम थे और मुस्लिम क्या आपके यहाँ के थे? वो भी तो बाहर के ही थे। उनका आपने विरोध नहीं किया खुल के, तो आप हमारा विरोध कैसे कर रहे हो? फिर हमने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो आपका विरोध तो करेंगे। तो इतिहासकार मिल जो है उसने कहा कि जब से हम आए तब से आपका आधुनिक काल स्टार्ट होता है। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर। अब हम सबसे पहले जो इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के अंदर हम राजस्थान के संदर्भ के अंदर देखते हैं। तो राजस्थान का सबसे पहले मैं आपको इतिहास जो है वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी रियासत या सबसे अच्छा जो राजवंश है जिसका हर जगह संघर्ष देखने को मिला है इतिहास में, तो वो है मेवाड़ का राजवंश। तो इसलिए हम सबसे पहले मेवाड़ रियासत का इतिहास स्टार्ट करेंगे और इसके पीछे एक कारण भी है कि अगर आप मेवाड़ ढंग से पढ़ते हो तो आगे जो राजस्थान की जो जितनी भी रियासतें उनका इतिहास, जो आगे जो भी राजवंश है उनका इतिहास
अच्छी तरीके से या भलीभांति तरीके से आपको समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले आप किसको स्टार्ट करोगे, मेवाड़ को। ठीक है, तो मेवाड़ रियासत का इतिहास देखेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों मेवाड़ रियासत की अगर बात करते हैं तो मेवाड़ का सबसे पहले अपन देखेंगे भौगोलिक विस्तार कि मेवाड़ जो रियासत है, आपके मन में आया होगा विचार कि मेवाड़ जो है इलाका वो धरातल का टुकड़ा कौन कौन से जिलों से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, तो अभी तो आपके यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं इन्हीं को मिलाकर एक रियासत बनती थी जिसका नाम था मेवाड़। तो उन जिलों की या उन भौगोलिक लोकेशन के जो सेक्टर है उनकी बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो मेवाड़ का जो भौगोलिक विस्तार है इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान के अंदर है अपना चित्तौड़। दोस्तों चित्तौड़ के बारे में तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। दूसरा जो है वो है उदयपुर। तीसरी अगर देखते हैं लोकेशन तो आती है राजसमंद। दोस्तों एक अभी गहलोत सरकार की नए जिले की घोषणा के अंदर एक नया जिला और बनाया गया राजस्थान के अंदर, वो है उदयपुर से अलग करके सलूम्बर। तो वर्तमान की दृष्टि से अपन सलूम्बर को भी देख ले। एक अपना है भीलवाड़ा, एक अपना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का आंशिक भाग आता है अभी, क्योंकि चित्तौड़ से और उदयपुर की कुछ तहसीलें तोड़कर जो है प्रतापगढ़ का गठन किया गया था वसुंधरा राज्य गवर्नमेंट के द्वारा 2008 के अंदर। तो इसलिए और प्रतापगढ़ के अंदर कुछ सेक्टर जो है वागड़ इलाके का भी आता है। दोस्तों याद रखना मेवाड़ के अंदर अगर आपसे कोई जिला पूछता है तो बेसिक आपको ये जिले याद करने हैं। इनके अलावा आप थोड़ा नीचे की साइड मत जाना, क्योंकि जो आप नीचे की साइड चले जाते हो वो है वागड़ इलाका, और आप इसके अंदर शामिल कर देते हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। वो वागड़ है, वो मेवाड़ का नहीं है। हालांकि वागड़ के अंदर भी आपको घुइल वंश देखने को मिलेगा और बिल्कुल विस्तार से आपको घुइल वंश के बारे में जो पढ़ाया जाएगा वो वागड़ के घुइल वंश भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वापस देख लो कि मेवाड़ के भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो कितने जिले आ रहे हैं, है कौन कौन से हैं, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर अगर अपना बात करते हैं कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है या मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो क्या क्या है, तो मेवाड़ के प्राचीन नामों की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मेवाड़ के प्राचीन नाम के अंदर सबसे पहले इसको मैदपाट भी कहा जाता है। मैदपाट क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ जातियां आई थी, जैसे कुछ कहते हैं कि मेर है, कुछ कहते हैं कि मैद है, कुछ कहते हैं कि मेव है। और इन जातियों ने यहाँ पर जो अपना रहना स्टार्ट किया था और उनके कारण ही इस भौगोलिक सेक्टर को मेवाड़ कहा जाता है या मैदपाट कहा जाता है। तो ये जो मेर है, कुछ मेर के लिए कहते हैं, कुछ मैद के लिए कहते हैं, कुछ मेव के लिए कहते हैं कि मेवाई इसलिए मेवाड़ हो गया, कुछ कहते हैं मैद थे इसलिए मैदपाट कहलाने लग गया। ठीक है दोस्तों, अपने को याद रखना है कि इसका प्राचीन जो नाम है वो पहला कौन सा है, मैदपाट। दूसरे इसके प्राचीन नाम की बात करते हैं तो वो है प्रागवाट। जी दोस्तों, प्रागवाट इसलिए इसका इस सेक्टर का नाम रखा गया है क्योंकि ये थोड़ा पहाड़ी या पठारी इलाका है और पठारी इलाका होने के कारण इसको क्या कहा जाने लगा है, प्रागवाट। फिर अपन बात करते हैं तो इसे सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। जी दोस्तों, सिवी जनपद की अगर बात करें तो आप जब इंडिया का एंसेंट हिस्ट्री वाला जो पोर्शन पढ़ते हो तो उसके अंदर महाजनपद पढ़ते हो और उन महाजनपदों में से ही है ये। राजस्थान के अंदर आप ऐसे कुछ महाजनपद पढ़ोगे जो पंजाब की साइड से आए थे। ये जो लोग हैं सिवी और योद्धे, मालव, ये अपने पंजाब की साइड रहा करते थे और उस समय जब सिकंदर ने आक्रमण किया और उसके आक्रमण से ये इनकी जो नॉर्मल जिंदगी है वो थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, इसलिए थोड़ा दक्षिण की ओर रुख कर गए और जब इधर आते हैं तो ये मेवाड़ के अंदर आके रहने लगे थे सिवी। तो इस सिवी जनपद को आप एंसेंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का जब प्राचीन इतिहास पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको सिवी जनपद पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के अंदर सबसे पहले कोई अगर उत्खनन कार्य किया गया था तो वो मध्यमिका नगरी के अंदर हुआ था 1904 के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, अपन वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन ये बेसिक डिटेल है जो मेवाड़ के प्राचीन नाम है।
मेदपाट, प्रागवाट और शिवजनपद। शिवजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है मध्यमिका, या इसे कह दो नगरी, या वर्तमान के अंदर इसे कहते हैं अपन चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको कि मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट, प्रागवाट और शिवजनपद। शिवजनपद की अगर राजधानी की बात करें तो मध्यमिका, नगरी या चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे इसी क्रम के अंदर बढ़ते हैं अपन। तो ये भौगोलिक विस्तार अभी देखना दोस्तों, अगर हम मेवाड़ रियासत का अगर मैप उठा के देखते हैं तो ये पुराना जो रियासत था उस समय का मैप है। इसके अंदर ये आपका चित्तौड़गढ़ रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपका भीलवाड़ा रहा। थोड़ा इधर चलते हैं तो ये राजसमंद रहा। इधर आते हैं तो ये प्रतापगढ़ है, ये यहां आपका सलूम्बर है, और दोस्तों ये आपका उदयपुर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, सलूम्बर और प्रतापगढ़, ये जो इलाका है ये किसके अंदर आया करता था? मेवाड़ रियासत के अंदर आया करता था। ठीक है दोस्तों, अब जब आपने मेवाड़ रियासत की बात कर ली, मेवाड़ रियासत यानी कि एक धरातल का टुकड़ा जो आपके सामने आया है वो एक रियासत थी। और रियासत की बात आते आपके दिमाग के अंदर आता है कि रियासत के अंदर राजाओं का राज हुआ करता था। अब राजा यहाँ पर कौन से वंश के राजाओं ने राज किया है, कौन से वंश के जो या कौन से डायनेस्टी के जो यहाँ पर रूलर थे या शासक थे, उनकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ जो वंश देख लेते हैं सबसे पहले। तो मेवाड़ रियासत के अंदर जो वंश था वो था गोहिल वंश। कौन सा वंश है बच्चों? गोहिल वंश। अब इस गोहिल वंश की अगर अपन बात करें तो गोहिल वंश जो है इसकी अगर कुछ चीजें देखते हैं अपन तो गोहिल वंश सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। ठीक है, तो गोहिल वंश जो है ये हिंदू है और कौन से वंश से संबंध रखते हैं? सूर्यवंश से। ठीक है दोस्तों, गोहिल वंश की टोटल जो है 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं दोस्तों? 24 शाखाएं। ये जो 24 शाखाएं हैं ये थ्योरी देने वाले या ये जो 24 शाखाएं बताने वाले जो है, एक तो आपके मोहनोत नैन्सी और एक व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। तो 24 शाखाएं जो है वो बताई है गोहिल वंश की किसने? मोनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड और मोनोत नैन्सी के अकॉर्डिंग या अनुसार मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश था इसकी टोटल जो शाखाएं थी वो कितनी थी? 24। 24 शाखाओं में से अगर प्रमुख शाखा की बात करें तो वो है मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। तो 24 शाखाओं में से प्रमुख अगर देखते हैं तो वो गोहिल कहाँ के आते हैं? मेवाड़ के। अब मेवाड़ के अलावा भी मैं आपको कुछ अलग बता देता हूं कि कहाँ इनका जो 24 शाखाएं थी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। 24 शाखाओं में से एक तो हो गए मेवाड़। दूसरी अगर बात करें तो जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी कि वागड़ इलाके के अंदर भी इनका राज हुआ करता था। तो वागड़ के अंदर भी कौन थे? गोहिल थे। कौन थे दोस्तों? गोहिल। फिर अगर बात करते हैं तो जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चाटसू, जिसका प्राचीन नाम था चाटसू। तो वहां से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं चाटसू से भी, तो वहां पर भी गोहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक अगर देखा जाए तो इनकी ब्रांच चाटसू या वर्तमान के अंदर जिसे अपन चाटसू के नाम से जानते हैं, ठीक है, वहां पर भी गोहिल वंश ने शासन किया था। फिर अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र, जी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भी गोहिल वंश ने शासन किया है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखते हो तो एक मराठाओं के नाम आपने सभी ने सुने हैं। तो वो जो मराठा है वो भी गोहिल वंश से ताल्लुकात रखते हैं। आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में कि यहाँ से मेवाड़ के अंदर से कौन सा गोहिल वंश का राजकुमार था जो दक्षिण की ओर चला गया था और वहां जाकर जो वंश स्थापित करता है वो कहलाते हैं मराठा। तो कहीं ना कहीं मराठा भी क्या है? गोहिलों की संतान मानी जाती है या इनके वंशज माने जाते हैं। फिर एक शाखा आप देखोगे कल्याणपुर, गुजरात के अंदर जगह पड़ती है कल्याणपुर। तो इस इलाके के अंदर भी गोहिलों का दबदबा रहा है। गोहिलों ने यहाँ पर भी क्या किया है? शासन किया है। दोस्तों
घुइल जो है ये 24 शाखाएं, इसका मतलब ये राजस्थान और भारत में ही नहीं थे, ये विदेश भी गए हैं। और विदेश का अगर देखा जाए तो घुइल शाखा विदेश के अंदर नेपाल के अंदर भी घुइल वंश ने शासन किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सूर्यवंशी हिंदू राजा है, इनकी टोटल ब्रांचेज या टोटल शाखाएं हैं मोनोक नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग 24 शाखाएं बताइए, उनमें से प्रमुख जो है घुइल वो कहाँ के हैं, मेवाड़ के हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अपन ने मोटी मोटी जानकारी इनकी देख ली है कि इनकी बाकी शाखाएं जो है वो कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो जो घुइल वंश है ये विश्व के अंदर प्राचीनतम या दीर्घकालीन शासन करने वाला वंश माना जाता है। विश्व के अंदर सबसे लंबे समय या टाइम पीरियड तक जो शासन करने वाला वंश माना जाता है वो कौन सा है, घुइल वंश माना जाता है। और एक इतिहासकार हुए हैं, मुस्लिम इतिहासकार, जिनका नाम है फरिश्ता। कौन से इतिहासकार, ये मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता। और फरिश्ता ने कहा है, इनका एक स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो रण राज कर रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन है और ये उस समय से राज करते आ रहे हैं या उनका राज्य तब से स्थापित है जिस समय में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। तो ये मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता का स्टेटमेंट है। इसका मतलब आप सोचो एक बार कि घुइल वंश जो है वो इस्लाम धर्म से पहले का है, तो प्राचीन भी है और विश्व के अंदर सबसे लंबे या दीर्घकालीन समय तक राज करने वाला राजवंश भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये घुइल वंश की अपन ने मोटी मोटी बातें की है कि ये सूर्यवंशी हिंदू राजा थे, इनकी टोटल 24 शाखाएं थी, ये विश्व के अंदर दीर्घकालीन शासन करने वाला राजवंश माना जाता है, ये प्राचीनतम भी माना जाता है। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता वो इनके बारे में स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि मेवाड़ के राणा बहुत प्राचीन समय से राज्य करते आ रहे हैं, उस समय इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं कि ये तो बात कर ली अपने घुइल वंश की, लेकिन मेवाड़ के अंदर जो घुइल वंश है उसकी स्थापना करने के लिए सबसे पहले या नींव रखने के लिए सबसे पहले कौन आया था। तो मेवाड़ के अंदर जो घुइल वंश की नींव रखने के काम किया सबसे पहले या स्थापना करने का जो कार्य किया है वो किया है दोस्तों घुइल ने। इसको माना जाता है, घुइल को माना जाता है। इसे दोस्तों घुइल भी कह दे तो, या इसका अन्य नाम गुहादित्य भी है, इसे घुइलादित्य भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो घुइल या गुहादित्य ने मेवाड़ के अंदर घुइल वंश की नींव रखी थी या स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग में हो रहा है कि स्थापना कब की थी। हाँ बिल्कुल, मैं बताने वाला हूं आपको कि घुइल वंश की जो स्थापना है वो हो गई थी 566 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों, 566 ईस्वी में। फिर अगर आपसे आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि घुइल भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा। बिल्कुल, घुइल की अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कुछ कहानियां बता दी है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि जो घुइल है ये वल्लभी गुजरात के अंदर जगह पड़ती है, वहां का राजा हुआ करता था शिलादित्य, उसका पुत्र है। तो कर्नल जेम्स टोड ने घुइल को वल्लभी के शिलादित्य का पुत्र बताया है। किसका पुत्र बताया है, शिलादित्य का। शिलादित्य कहां का था, वल्लभी का। वल्लभी कहां पड़ती है, गुजरात के अंदर। ये जो कहानी बता रहा है ये बता रहा है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इसकी मम्मी का भी नाम बताता है जिसका नाम है पुष्पावती। तो कर्नल जेम्स टोड कहता है कि वल्लभी के अंदर शिलादित्य है, उसकी रानी है पुष्पावती और इनकी संतान है कौन, घुइल। ऐसा कहने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड। हालांकि जब आपको आगे जाके मैं अभी बताऊंगा कि एक अभिलेख है, सामूल्य अभिलेख, जिससे घुइल वंश की जानकारी प्राप्त होती है या इस वंश का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। तो उस अभिलेख की अगर बात करें तो उस अभिलेख के अंदर यह कहा गया है शिलादित्य के द्वारा कि शिलादित्य खुद घुइल का 5वां वंशज है। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो बात कही थी वो वहां जाते जाते खारिज हो जाती है।
हालांकि फिर भी मैं आपको कर्नल जेम्स टोड की कहानी बता देता हूं कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि घुइल जो है वो कैसे आया है। जब शिलादित्य की बात आई तो कर्नल जेम्स टोड से लोगों ने पूछा कि शिलादित्य भी तो कहीं ना कहीं से आया होगा, आप उसके बारे में भी बताओ। तब कर्नल जेम्स टोड बताता है कि एक अपने गुर्जर राज्य हुआ करता था केहर, और केहर के अंदर एक ब्राह्मण है जिसका नाम है बीजादित्य या दिवादित्य, और इस ब्राह्मण के एक लड़की थी जिसका नाम है सुभागा। नाम से आपको अच्छा लग रहा होगा कि सुभागा यानी अच्छे भाग्य वाली, लेकिन नहीं, इतिहास के अंदर इससे ज्यादा कलमुंडी नहीं देखी मैंने। दोस्तों ये जो सुभागा है ना, ये थोड़ी बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद में जब घर पे बर्तन ठीक रे फोड़ने का कार्य करती है, पापा के समझ में आया कि बच्चे के हाथ पीले करवाने हैं और सुभागा की शादी करवा देता है। जब सुभागा की शादी करवाई, और शादी वाली रात आपको दोस्तों पता है कौन सी रात होती है? सुहाग रात। कौन सी रात होती है? सुहाग रात। और सुहाग रात के दिन ही सुभागा जो है विधवा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? विधवा। जब ये विधवा हो गई तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट नाइट है और फर्स्ट नाइट में अगर पति को निगल गई है तो वहां ससुराल वाले इसको नहीं रखेंगे, और जब वापस अपने पीहर आती है, पापा की परी है, पापा के पास रहेगी, पापा के पास पहुंच जाती है और पिताजी के पास जाके रहने लगती है। पिताजी चूंकि एक ब्राह्मण थे तो उनको अच्छे अच्छे मंत्रों का नॉलेज था, ज्ञान था। अपनी पुत्री सुभागा को भी उसने एक मंत्र सिखाया था जिसका नाम है बीज मंत्र। तो सुभागा को जो है एक मंत्र सिखाया जाता है अपने पापा के द्वारा, यानी कि बीज मंत्र। बीज मंत्र से आपको देखने में लग रहा होगा, बीज से पौधा बनेगा, पेड़ होगा, फल आएंगे, ठीक है, वापस बीज बनेगा, एक साइकिल चल जाएगा। तो बीज मंत्र जो है ये भगवान सूर्य का मंत्र था। जब इसके पापा ने इसको ये मंत्र सिखाया था तब इसकी बिल्कुल नियम सिखाए गए थे कि किस नियम के अकॉर्डिंग इस मंत्र का उच्चारण करना है। लेकिन एक दिन पता नहीं सुभागा ने किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण किया, और उच्चारण करते ही भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। सुभागा प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। देखो जब प्रेग्नेंट हुई तो यहाँ 2-3 महीने तक तो पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ढोल के ऊपर आना स्टार्ट हुई, पापा के वैसा टेंशन बढ़ गई। पापा को लगा कि पहले शादी करवाई, शादी वाली रात के दिन पता नहीं क्या किया तूने, पति मार दिया, विधवा हो गई है, पहले से कलंक लगी हुई है, और तूने ऊपर से पता नहीं कहाँ काला मुंह करवा दिया। फिर अब पापा को टेंशन हुई तो इसको यहाँ से थोड़ा बाहर भेजते हैं, और बाहर भेजा गया इसको वल्लभी। कहाँ भेज दिया गया था? वल्लभी के अंदर। जब वल्लभी चली जाती है तब समय कंप्लीट हो जाता है, तो वल्लभी के अंदर इसने एक संतान को जन्म दिया जिसका नाम था शिलादित्य। जिसका नाम क्या है? शिलादित्य। तो दोस्तों ये कहानी है कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि गुर्जर राज्य था केहर के अंदर एक ब्राह्मण है बीजादित्य या दिव्यादित्य, जिसके एक लड़की थी सुभागा, और सुभागा की शादी करवाते हैं, और शादी वाली रात के दिन ही वो क्या हो जाती है? विधवा। जब पापा के पास आके रहने लगी, पापा ने उसको एक मंत्र सिखाया था, बीज मंत्र। उस बीज मंत्र का वो गलत उच्चारण कर लेती है, इसलिए वो क्या हो जाती है? प्रेग्नेंट। और उसको फिर यहाँ से बाहर निकाला जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? वल्लभी। वल्लभी में जाकर वो एक संतान को जन्म देती है जिसका नाम क्या है? शिलादित्य। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चलो शिलादित्य आ गया तो मैं घुइल के बारे में बता देता हूं आपको। तो शिलादित्य जब वल्लभी के अंदर खेल कूद करता था, छोटा बच्चा ही था, तब बच्चों के साथ बाहर झगड़ा हो जाता था। कुछ बच्चे इसको ताने मारते कि आपके पापा कौन है, कभी देखा नहीं है, कभी आता ही नहीं है, तेरे लिए कभी ड्रेस नहीं लेके आया, चॉकलेट नहीं लेके आया, कुरकुरे नहीं खिलाए तेरे को, कैसे तेरी जिंदगी कट रही होगी। ये घर जाता अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी प्लीज मुझे बताओ आप पापा कौन है। मम्मी कहती अपने बाहर खेलना ही नहीं है, अपने आपके घर के अंदर खेल, बाहर जाना ही नहीं है। बार बार मम्मी उसको एक ही बात कह देती। बच्चा छोटा था, वापस बाहर चला जाता, दोस्तों के साथ खेलता। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, बच्चा जो है किशोरा अवस्था के अंदर आ गया। शिलादित्य जब किशोरा अवस्था के अंदर आ गया था, उस समय किसी दोस्तों ने उसके ऊपर ताने मारे होंगे, कई बार झगड़ा हो गया। घर आता है, घर आने के बाद में कुल्हाड़ी लेके आता है। मम्मी खाना बना रही, उसके सामने आके बैठता है और कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा है। मम्मी को कह रहा है कि मम्मी आज रोटियां कम बनाना है। उसने कहा कि क्यों बेटा, तू नहीं खाएगा क्या?
नहीं मैं खाऊंगा लेकिन तू नहीं खाएगी। मम्मी ने सोचा कि क्यों, कि आज या तो पापा का नाम बता दे या फिर आज ये कुल्हाड़ी देख रही है ना, इससे तेरी गर्दन काट के रख दूंगा। मम्मी की भी टेंशन हुई। सुबह का वो लगा कि भाई साहब हकीकत में डाकी है आदमी, जब सूर्य भगवान की औलादे हो सकती है तो फिर ऐसा ही करेगी। तो इसलिए थोड़ा स्वभाव आकरा ही था उसका। तो मम्मी मन ही मन के अंदर विचार करती है और सुबह का भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रही है, नारायण नीचे लौट, ये तेरी औलाद बेलकनी है, मार बैठेगी। तो भगवान सूर्य जो है प्रकट होते हैं और यहाँ पर शिलादित्य से बातचीत करते हैं। शिलादित्य को कहते हैं कि इधर देख, मैं हूं तेरा पापा, और आज के बाद ध्यान रख लेना परेशान नहीं करेगा। तब शिलादित्य अपने पापा को देख के खुश होता है और वो पूछता है कि पापा इतने दिन कहाँ थे, आपने कभी मेरे लिए चॉकलेट नहीं ली, कुछ भी खिलौने नहीं लेके आए हो, सब मेरे ऊपर ताने मारते थे। भगवान सूर्य यहाँ से जब लौट रहे थे तब इसको एक पत्थर का टुकड़ा देके जाते हैं और वो कहते हैं कि जो भी चीज चाहिए इस पत्थर के टुकड़े से मिल जाएगी, जहां वो चीज मिलती है उसके जाके टच करना, वो चीज तेरी हो जाएगी। बच्चा था, किशोरावस्था के अंदर था। बच्चा ने कहा कि पापा क्या पागल बना रहे हो आप, ऐसे कोई पत्थर टच करने से कोई चीजें प्राप्त होती है क्या। उसको एक जगह रख देता है और भूल जाता है। कुछ समय बाद में उस पत्थर की याद आती है, उस पत्थर को लेकर वो वल्लभी के राजा के दरबार में चला जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना एक बार मैं इसका इस्तेमाल करके देखूं कि हकीकत में ये पत्थर वाकई में कोई वैसा तरीका तो नहीं है। तो वो जाता है और वल्लभी के राजा के टच करता है, वल्लभी का राजा नतमस्तक हो जाता है। हालांकि दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की कहानी है। वैसे उस इलाके के अंदर भीलों की जो संख्या है वो अत्यधिक थी और यहाँ जो मुखिया थे इस साम्राज्य के वो भी भील ही थे और भीलों के ऊपर सबसे पहले शासन शिलादित्य ने किया था। हालांकि कर्नल जेम्स टोड जो कहता है वो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि शिलादित्य जब वहां पे वल्लभी का राजा बन जाता है फिर उसने शादियां की और एक राजकुमारी है अपने अर्बुद देश की, यानी कि वर्तमान में जिसको आबू के नाम से जानते हैं वहां की, उसका नाम है पुष्पावती। इसे वो शादी कर लेता है। कुछ समय बाद में जब जो अपने पुष्पावती भी प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद में महिलाओं की एक कंडीशन है कि वो चाहती है कि सबसे पहले अगर अपनी गोद भरे तो अपने घर में लाल आए, पुत्र रत्न की प्राप्ति। और ये भी अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के मोह के अंदर अपने पिहर के अंदर यानी अर्बुद के अंदर एक इनके माता थी अंबा माता, उसके ढोक लगाने आई थी कि हे माता पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। ये आती और पीछे से वल्लभी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है मलेच्छों के द्वारा। जब वल्लभी को लूट लिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था, वहां के जो राजा थे शिलादित्य उनसे सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इसकी जो बाकी रानियां थी वो सब सती हो गई। इधर से पुष्पावती ढोक लगा के वापस रवाना हो रही थी वल्लभी की तरफ। तो बीच के अंदर इसको कुछ ब्राह्मण मिलते हैं और उन ब्राह्मणों के पास में समाचार आए हुए थे कि वल्लभी के राजा शिलादित्य के ऊपर अटैक हो गया है और वो वीरगति को प्राप्त हो गया है। जब पुष्पावती वापस लौट रही थी तो पुष्पावती पूरा लवाजमा साथ जा रहा था क्योंकि रानी है, नॉर्मल औरत नहीं है कि एक टोकरी उठा के चल पड़ी होगी। जब लवाजमा को देखते हैं तो वो ब्राह्मण रुकवा लेते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तब पुष्पावती ने कहा कि मैं शिलादित्य की रानी हूं और मैं वल्लभी जा रही हूँ। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं अभी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर अटैक कर दिया गया है और शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हो गया है, बाकी रानियां सती हो गई है। तब पुष्पावती कहती है कि भाई मुझे भी सती होना है, अब जी के क्या करूंगी। तब ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं, अपना हिंदू धर्म अभी आपको सती होने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता है। तब रानी ने पूछा कि क्यों? क्योंकि अभी आपकी कोख के अंदर जो बच्चा है वो जन्म नहीं लेगा तब तक सती नहीं हो सकते। पुष्पावती वेट करती है। पुष्पावती को एक ब्राह्मण महिला थी जिसका नाम था कमलावती, उसकी देख रेख के अंदर उन जंगलों के अंदर गुफा के अंदर रोका गया था क्योंकि उनको डर था कहीं उन मलेच्छों को पता लग जाए कि अभी इसकी एक रानी और जीवित है तो शायद इसको भी पकड़ के मार दे। इसलिए उसको एक गुफा के अंदर रोका गया था और मेवाड़ के अंदर गुफा को कहते हैं गुहा। ठीक है, तो केव के अंदर इसको जब रोका गया कमलावती की देखरेख में, वहां कुछ समय बाद में जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका नाम रखा गया था गुफा में पैदा होने के कारण गोहिल या गुहादित्य। ठीक है दोस्तों, ये कहानी थी कर्नल जेम्स टोड की। आपको इस कहानी को याद नहीं करना है, बस मैंने कहानी बताई है। आपको अगर याद रहती तो अच्छी बात है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना इन चीजों को। बाकी जो चीजें हैं वो आप हिस्ट्री है जो वो कहानियों के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको अगर हिस्ट्री में बोरियत फील हो जाए तो कह देना मुझे, कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो गोहिल के बारे में अगर बात करें तो ये कर्नल जेम्स टोड के अकॉर्डिंग वल्लभी के शिलादित्य और पुष्पावती का पुत्र था। ठीक है दोस्तों,
कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड। इसने गोहिल वंश की स्थापना की है, कब की है? 566 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम के अंदर जब अपन आगे बढ़ते हैं तो गोहिल वंश की जो स्थापना 566 में कर दी है, लेकिन इसकी जानकारी अपने को कोई अभिलेख देता तो वो अभिलेख है कौन सा? सामूली अभिलेख। ये सामूली अभिलेख जो है यह है 646 ईस्वी का। कब का दोस्तों? 646 ईस्वी का है। ठीक है, इस अभिलेख की अगर बात करें तो यह अभिलेख जो है ये किसका लगाया हुआ है? तो यह अभिलेख है शिलादित्य का। किसका है दोस्तों? शिलादित्य का। जब इस अभिलेख को ढूंढा गया तब यह पता लगा कि शिलादित्य का एक अभिलेख है और वो अभिलेख है 646 का। कर्नल जेम्स टोड बात बता रहा है 566 के अंदर गोहिल वंश की नींव रख दी गई है गोहिल के द्वारा, और वो पुत्र है शिलादित्य का। तो ये बिल्कुल बात यहां पर क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। ठीक है, शिलादित्य का ये है, और शिलादित्य इस अभिलेख के अंदर एक लाइन लिखता है, वो कहता है कि मैं गोहिल का 5वां वंशज हूं। जब ये बात इसने बताई है तो दोस्तों जो अभिलेख खुद के बारे में कोई आदमी लिखवा रहा है तो बिल्कुल सही लिखवाएगा। तो यहां पर जो शिलादित्य है वो खुद कह रहा है कि मैं गोहिल का 5वां वंशज हूं। तो कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड ने हिस्ट्री के साथ में छेड़छाड़ कर दी है। ठीक है, और कर्नल जेम्स टोड की गलती भी नहीं थी। कर्नल जेम्स टोड बापड़ा बाहर का आया हुआ आदमी है, अंग्रेज था वो मेवाड़ और बूंदी का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था। उसको जो कहानियां सुनाई गई थी उन्हीं कहानियों के आधार पर उसने हिस्ट्री लिखी है, और कहानियां हमारे राजस्थान वालों से ज्यादा किसी को आती नहीं है। राजस्थान वाले एक बात को नमक मिर्च लगाकर दूसरे के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों वैसे ही कर्नल जेम्स टोड के पास में बातें थी और कर्नल जेम्स टोड ने वही बातें लिख दी थी। ठीक है, तो सामूली अभिलेख जो 646 ईस्वी का है, यह अभिलेख शिलादित्य का है। इस अभिलेख में शिलादित्य अपने आप को या स्वयं को गोहिल का 5वां वंशज बताता है। यह अभिलेख जो है गोहिल वंश का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। गोहिल वंश का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। तो इस वंश की अगर आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है तो कौन से वंश से मिलेगी? सामूली अभिलेख से। ठीक है दोस्तों, सामूली अभिलेख जो है ये उदयपुर में है। कहाँ दोस्तों? उदयपुर के अंदर लगा हुआ है, 646 का है। इस अभिलेख की कुछ और बातें कर लेते हैं अपन। ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर एक बात और लिखी हुई है कि अपने वड़नगर है सिरोही, और यहां कोई महाजन समुदाय रहा करता था। उस महाजन समुदाय ने पलायन कर दिया यहां से। महाजन समुदाय जो है ये मेवाड़ की तरफ आ गया था, और इस महाजन समुदाय का जो प्रमुख या हेड था जिसका नाम था जैतक महतर प्रमुख को कहते हैं, नाम उसका जैतक है। तो जैतक महतर इनका हेड हुआ करता था। जैतक महतर इस समुदाय से परमिशन लेता है और इस इलाके के अंदर एक मंदिर का निर्माण करवाता है। वो जो मंदिर है वो है अरण्य वासिनी, या इसे कह दो जावर माता। ठीक है दोस्तों, तो जैतक महतर इस मेवाड़ की धरती पर अरण्य वासिनी या जावर माता टेम्पल का जो है निर्माण करवाता है, और इसके बाद ये इस मंदिर की तारीफ भी करता है कि ये इतना भव्य और इतना अच्छा मंदिर था कि इस मंदिर के अंदर हमेशा के लिए अगर बात की जाए तो 18 गायकों से ये भरा रहता था। ठीक है दोस्तों, जैतक महतर महाजन समुदाय का प्रमुख था। इसने मंदिर बनवा दिया, इसने यहाँ पर इस मंदिर का प्रचार भी करवा दिया। उसके बाद जैतक महतर के पता नहीं जी में क्या जमी कि अगला आदमी एक स्थान पड़ता है देवबुक, उस स्थान पर ये अग्नि के अंदर जो है क्या कर लेता है? प्रवेश कर लेता है। ठीक है, तो ये बाद के अंदर देवबुक नामक स्थान पर अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अभिलेख की अगर बात करें तो इस अभिलेख के अंदर एक चीज और बताइए कि आप पढ़ते हो जावर माइंस, आप राणा लाका पढ़ोगे तब भी पता चलेगा कि इसके शासन काल के अंदर जावर के अंदर चांदी की खान प्राप्त हो गई थी। तो ये अभिलेख जो है कहीं ना कहीं उस उद्योग पर भी या उस खनन आधार पर भी ये जो क्या है प्रकाश डालता है। तो जावर के अंदर
खनन उद्योग की। तो ठीक है, सबसे पहले अगर जावर में खनन उद्योग पर प्रकाश डालने का कार्य किया है तो कौन सा अभिलेख है? सामूली अभिलेख। तो सामूली अभिलेख दोस्तों 446 ईस्वी का है। यह अभिलेख गोहिल वंश की जो स्थापना या गोहिल वंश की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इस वंश के अगर बात करें तो शिलादित्य इस अभिलेख का लेखक या जो लिखवाने वाला है वो राजा माना जाता है शिलादित्य खुद इसके अंदर कहता है कि मैं गोहिल का क्या हूं? 5वां वंशज हूं। यानी कि वो कहता है कि मैं महेंद्र भोज नाग, ठीक है, गोहिल, इस प्रकार पूरी पीढ़ियों के नाम ये क्या करता है? बताता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सामूली अभिलेख था जो गोहिल वंश की स्थापना की या गोहिल वंश की प्राचीनतम जानकारी देता है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे गोहिल वंश के अंदर एक राजा हुए हैं बाबा रावल। ठीक है दोस्तों, गोहिल वंश की नींव तो रख दी है गोहिल या गुहादित्य ने, लेकिन इसका जो वास्तविक राजा है वो वास्तविक राजा किसे माना जाता है? तो वास्तविक जो शासक है वो माना जाता है किसको? बप्पा रावल को। किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। तो ये जो बप्पा रावल है इसके अपन बात देखते हैं। बप्पा रावल आप नाम सुन रहे होंगे और ऐसे लग रहा है कि इसका जो बप्पा रावल है, हालांकि इसका जो वास्तविक नाम है, एक इतिहासकार हुए हैं अपने GH ओझा जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा है, इनके अनुसार इनका जो वास्तविक नाम बताया गया है वो बताया गया है कालभोज। क्या नाम बताया गया है? कालभोज। तो इसका जो वास्तविक नाम है वो तो है कालभोज, लेकिन लोग इसको बप्पा रावल क्यों कहते थे या इसका नाम बप्पा कैसे पड़ा? तो दोस्तों ये इलाका है गुजरात साइड का, गुजरात से टच में है, इसलिए उधर की जो कल्चर है या संस्कृति उसका प्रभाव देखने को मिलेगा आपको। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी जो सम्मानजनक जो आदमी होते हैं उनको आप बाबूजी कह देते हो, कि जो वृद्ध आदमी है तो आप उनको नहीं जानते हो तो भी आप कह दोगे कि बाबूजी। वैसे ही आप देखते हो कि महात्मा गांधी जिनको आप बापू के नाम से जानते हो, तो गुजराती वाले थोड़े सम्मानजनक आदमी या आदरणीय पुरुष को बापू कहकर पुकारते थे। आप देखोगे आगे जाके जब आंदोलन पढ़ोगे तब आपको कहा जाएगा कि बाबूजी किसको कहकर बुलाया जाता था या आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो उनके भी नाम के आगे बाबूजी लगाया गया था। तो जो सम्मानजनक जो आदमी होते हैं उनको बाबूजी कहते थे और उसी बाबूजी या बाबूजी से ये बप्पा निकला है। रावल इनकी टाइटल हुआ करती थी, उपाधियां लगाई है इन्होंने रावल। रावल अगर अपन बेसिक बात करें तो जो राजपूत परिवार का जो पूरी फैमिली जहां रहती है या उनके जितने भी घर होते हैं गांवों के अंदर, उनको अभी भी वर्तमान के अंदर रावड़ा कहकर पुकारते हैं कि रावड़ा है। तो ये रावड़ा या रावल जो है कहीं ना कहीं इनकी उपाधियां रही है। ठीक है, तो ये जो बप्पा रावल है ये गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका जो वास्तविक नाम है वो GH ओझा जी के अनुसार क्या है? कालभोज है। बप्पा रावल की अगर बेसिक नॉलेज में आपको दूं तो ये आदमी नहीं, चलता फिरता बड़का ठूंठ था, वैसा रंगड़ा आदमी था। ठीक है, धूल उड़ाता था, धरती कांपती थी इससे। ये जो आदमी है ये देख रहे हो ना आप कितना मोटा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो बप्पा रावल ऐसा कहा जाता है कि ये 35 हाथ की तो धोती पहनता था। कितने हाथ की धोती? 35 हाथ की। आप सोचो एक बार 35 हाथ की धोती को जब कमर पे राउंड किया जाएगा तो कितनी बड़ी कमर है। ये कमर नहीं, ये कमरा है। क्या दोस्तों? कमरा। ठीक है, यह आदमी 16 हाथ का दुपट्टा रखता था। कितने हाथ का है? 16 हाथ का दुपट्टा है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक साथ भोजन के अंदर 4 बकरे खा जाता था। कितने बकरे खा जाता है? क्या आप सोचो, जब 4 बकरे एक साथ खा रहा होगा तो हड्डियों से छाबड़ियां भर देता होगा साइड के अंदर। तो ऐसा आदमी जिसकी डाइट ऐसी, जिसका शरीर ऐसा है, वो आदमी अगर किसी के मुक्का मारेगा तो भाई साहब लाड़े पटकेगा आदमी, और क्या कर सकता है। और इस बप्पा रावल की बात अपन जो करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वहां जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी जो भी क्लासें हैं वो अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल जी दोस्तों, आपको हम पशु प्रीचर के लिए पूरा बैच फ्री चलाने वाले हैं। सभी जो हमारे साथी है वो इसमें लगे हुए हैं। आपको रेगुलर क्लासें दी जाएगी, नियमित क्लासें दी जाएगी, सुलभ बिल्कुल निःशुल्क क्लासें होगी ये। और
ढंग से क्रमबद्ध आपको पूरी क्लासें दी जाएगी। आराम से आप बैठ के घर पे इन क्लासों को पढ़ सकते हो दोस्तों। आपका सपना साकार कर सकते हो कनकावती परिवार के साथ में जुड़ के आप। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, जितने भी हमारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं उन पे बहुत अच्छे जो रिव्यू देखने को मिले हैं, हमने बहुत अच्छे कमेंट आए हैं आपके। और स्टूडेंट की मांग थी कि जल्दी से हमारी हिस्ट्री की क्लास भी लगाओ, इसलिए टेक्निकल टीम ने थोड़ी देरी कर दी थी और अभी आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी शाम तक। तो आप दोस्तों अगली भी जो क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू जो है आप इस चैनल पे प्राप्त कर लो, इसलिए जो है आप जाके क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और बप्पा रावल को खोल खोल के पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि ये आदमी ने किस प्रकार दुश्मनों की रेल बना के छोड़ दी थी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।